हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इसलिए मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो से ज़रूर लाभ उठाएं। हम लोग चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का फिजिक्स क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। वैसे तो हम लोग जानते हैं समतल दर्पण के बारे में कि जो समतल दर्पण होता है वह किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसको देखते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। तो आंसर हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक है। यानी इसको अब हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि जो समतल दर्पण है उसमें अगर किसी वस्तु को हम जितना ही पीछे रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, आगे की तरफ बनेगा। यानी कि वस्तु को जितना ही हम आगे रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, पीछे की तरफ बनेगा। और कह रहा है अगर समतल दर्पण में वस्तु को हम पूरा देखना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या करना होगा, उसका जो आकार है वस्तु का वह आधा रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं सबसे पहले हम उसको जानते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है, पहला हमारा पॉइंट दिया है कि बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। यानी कि बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ऊर्जा में। ऊर्जा के लिए क्या, सोलर ऊर्जा होता है, सौर भट्ठी, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके कह रहा है इसका आकार बड़ा बड़ा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का, जिससे कि हमें क्या हो, बड़े बड़े मतलब प्रतिबिंब की प्राप्ति हो सके। दूसरा हम कह सकते हैं इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि में किया जाता है। जैसे मोटर गाड़ी का हेडलाइट जो होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट वगैरह होता है उसके भी आगे जो दर्पण लगा रहता है, कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कर रहा है सेविंग दर्पणों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सेविंग दर्पण का मतलब हो गया कौन सी, हजामती दर्पण। तो हजामती दर्पण में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मतलब ये हो जाएगा कि दंत चिकित्सक मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो भी इसका मतलब मुंह में अंदर के जो बस्तर रहता है, जैसे दांत वगैरह हो गया, तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, या हम अपने से ऐसे भी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वह निम्नलिखित है। कह देंगे इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है, रोगियों के नाक, कान, गला, आंखें इत्यादि जांच में किया जाता है। इसका उपयोग मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। और इसका उपयोग हम कह सकते हैं क्या, यानी कि जो टॉर्च लाइट वगैरह होता है, भट्टी वगैरह में जो ऊर्जा के नियंत्रण करता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं उन्हें भी हमें बताना है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कहा जाता है कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, और दिशा में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो यहाँ प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। तो कौन कौन नियम होते हैं वे देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम कह रहा है कि जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों
के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है या आपतन कोण आई या की जया और अपवर्तन कोण आर की जया का अनुपात एक नियतांक होता है और इन्हें हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो हम इसका डिफिनेशन अगर बताना चाहें तो हम बता सकते हैं कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, पहला होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा होता है जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना होगा, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो हम बता सकते हैं कि जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसको क्या कि साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एक नियतांक हम इसको कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये बात हमें ध्यान में रखना होगा कि इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम क्या है, तो यही बता देना है कि प्रकाश का अपवर्तन जो दूसरा नियम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस एम इसका अर्थ क्या है, यानी कि समतल दर्पण का जो आवर्धन है वो +1 है, इसका अर्थ क्या है, यही हमें इसमें बताना है। तो इस बात को हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस एम होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण यानी कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। और धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना है, सीधा और आभासी बना है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसको हम अपने भाषा में एक बार और ध्यान से समझ लेते हैं। और समतल दर्पण द्वारा बने उत्पन्न आवर्धन एम का अर्थ क्या होता है, हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में जो आवर्धन एम होता है +1 में होता है, इसका अर्थ यह होता है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब वो बना रहा है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब जो वस्तु के आकार के बराबर होता है और धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, आभासी बना है और साथ ही वह सीधा बना है। बात समझ में आ गया? अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। अब हमसे पूछा गया इस पे क्वेश्चन नंबर 5 कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताना है। इसका यानी कि सॉरी उत्तल लेंस का दो उपयोग हमें बताना है। तो पहला देख लेते हैं, नेत्र से यानी कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बात समझ आ रहा है ना? ये ध्यान में रखना होगा कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, और छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है, यानी कि जो छोटे छोटे अक्षर छपे हुए रहते हैं जो हमारे नज़रों से कम दिखाई पड़ते हैं उसे देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसके बाद से अगला क्वेश्चन मिल रहा है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। इसके पहले हम लोग अपवर्तन किए थे, अब क्या मिला है, परिवर्तन मिला है। तो जैसे कि मान लेते हैं, हम इसको समझेंगे पर कि जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परिवर्तन कहते हैं। या हम कह सकते हैं शॉर्टकट में कहना चाहें तो यानी कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है और टकरा कर लौट आने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कह रहा है कि जब प्रकाश जाता है किसी पॉलिश या चमकदार वस्तु सतह से टकराता है या पड़ता है, वहां से जब वो लौटता है, यानी कि जैसे मान लीजिए दर सतह हो गया, ठीक है, जाके इस पर टकराया और फिर क्या होगा, इस तरह लौटेगा, तो यही लौटने की घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। और जो प्रकाश का परिवर्तन होता है उसके दो नियम होते हैं, कौन कौन? पहला, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं।
दूसरा कह रहा है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सतह हो गया, ये हमारा दर्पण मान लेते हैं अवतल दर्पण, ये हो जाएगी आपतित किरण और यहाँ पर आएगी और टकरा कर जाएगी, ठीक है। और इसके बीच में एक अभिलंब हो जाएगा, इसको ओ मान लेते हैं, इसका नाम एन रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। कह रहा है कि आपतित किरण यानी ये हो गई आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, तीनों कहाँ पे है, एक ही समतल पे है। पहला नियम यही कहता है। और यहाँ पे जो बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं आई, और यहाँ पे जो बनता है उसको परावर्तन कोण आर कहा जाता है। तो कह रहा है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। तो यही हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम है, ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है वाहनों में उत्तल दर्पण को पसर्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। इसे कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब ये हो जाएगा कि उत्तल दर्पण जो होता है उसका प्रयोग हम वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं या हम जानते भी हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा वस्तु का क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। साथ ही इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो उत्तल लेंस होता है उसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, कह रहा है यानी कि उत्तल दर्पण को पसर्व दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रियता होते हैं, ठीक है। यानी कि यह समझ में आ गया, यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है वो सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक होता है। इस और ये क्या होता है, बाहर की तरफ वक्र यानी कि बाहर की होता मतलब उठे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका उपयोग क्या कहता है, वाहनों के साइड मिरर या पसर्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। और उत्तल लेंस के द्वारा अपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है, यानी कि जितने भी उसके समांतर किरण होते हैं वो क्या होते हैं, उस पर एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। बात समझ रहे हैं ना, यानी यहाँ पर एक बिंदु पर आकर मिलेंगे और इसी समांतर अभिसारित आविष्कारित करना मतलब क्या आता है, यानी कि यह एक ही बिंदु पर आकर क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरणों को अभिसरित करना है और इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना होगा, और नहीं तो ये वाला हमको बात ध्यान में है तो ये भी इसको हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप यानी कि अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। जब उत्तल लेंस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या होती है, अपवर्तन के बाद क्या होती है, एक बिंदु पर जाकर यह मिलती है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। जो उत्तल लेंस होता है और प्रकाश की जो समांतर किरणें आती है उस पर जब पड़ती है तो वह इसको क्या करता है, अभिसरित करता है। और अतः इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, दोनों सेम क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अब हम आगे चलते हैं इसके बाद से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कर उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर बताना है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में क्या अंतर है इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर है, तो इसके पहले हम दो डब्बा बना देंगे और दोनों का गुण हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण, पर इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। जो उत्तल दर्पण होता है उसका सतह क्या होता है, अंदर की तरफ इस तरह धंसा होता है। ये वाला भाग समझ में आ रहा है ना, ये उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है, इसका अंदर की तरह क्या है, धंसा हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें परावर्तन करने वाला जो चमकीला सतह होता है क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है। और इसमें जो परावर्तित करने वाला जो चमकीला सतह ये वाला होता है वो क्या होता है,
बाहर की तरफ उठा होता है, यानी उभरा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं, किसमें? अवतल जो दर्पण होता है उसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, लेकिन जो अब जो उत्तल दर्पण होता है उसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये बात ध्यान में रखना होगा कि अवतल दर्पण दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, दोनों प्रकार बोले तो क्या, वास्तविक और आभासी, लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है वो केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। अगर इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं और इसमें प्रतिबिंब सीधा बनते हैं, किसमें? उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में सीधा दोनों बनेंगे, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या हो जाएंगे? सिर्फ सीधा बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से चौथा पॉइंट हमारा कह रहा है कि इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार के तीनों प्रकार के बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आ गया? यानी कि कहने का मतलब ये है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। तो इसमें हो जाएगा इसका जो परावर्तक सतह यानी चमकीला जो तल होता है अंदर की ओर जाता होता है, इसका जो चमकीला तल होता है वो क्या होता है? बाहर की ओर उठा होता है। दूसरा बताना होता है, इसमें बताएंगे इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट कहेंगे इस अवतल दर्पण में इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं और इसमें प्रतिबिंब सीधा बनते हैं। चौथा पॉइंट बनाएंगे, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार के बनते हैं, लेकिन जो उत्तल दर्पण में होता है उसमें केवल प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आएगा हमको यही बात लेंस में मिलेगा। ठीक है, जो कि हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक जानना होगा इसको भी। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद से क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है स्पष्ट करें। सेम टू सेम वही है। अब यहाँ पर लेंस है और उसमें क्या था? दर्पण था। तो कह रहा है जो उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा तथा किनारों में से क्या होता है? पतला होता है। यानी कि उत्तल लेंस का फिगर ये होता है, बीच में ये क्या है? मोटा है और किनारे किनारे पर ये क्या है? पतला है। बात समझ रहे ना? दूसरा इसमें देखेंगे, कह रहा है बीच में पतला है लेकिन किनारों की अपेक्षा क्या होता है? मोटा होता है। कौन? जो अवतल लेंस होता है वह इस तरह उसका आकृति होता है। ठीक है, तो बीच में पतला होता है और जो किनारे पर होता है वो क्या होता है? मोटा होता है। उसके बाद से तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं हम। कह रहा है कि बड़े अक्षर बड़े आकार दिखाई देते हैं, किसमें? उत्तल लेंस जो होता है उससे जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अवतल उत्तल लेंस में सॉरी अवतल लेंस में छोटे अक्षर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसमें बड़ा दिखाई पड़ेंगे, इसमें छोटे अक्षर दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। कौन? उत्तल लेंस। यह प्रकाश की किरण पुंज को बिखेर देता है, यानी कि अलग अलग कर देगा। जैसे कि मान लो एक बिंदु से इस तरह जाएगा इसमें, और इसमें क्या होगा? एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। और चौथा पॉइंट देखते हैं इसका। कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा तीनों बनाता है इसमें, और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि इसमें क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनेगा और इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब वो हमेशा सीधा और आभासी बनेगा। ठीक, पांचवा पॉइंट देखते हैं। पर लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है, यानी कि जब हम इसको दाएं तरफ हिलाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ? बाएं, अपोजिट करेगा। ठीक है, और इसमें देखते हैं लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब भी बाईं तरफ हटेगा, और इसमें क्या? जिधर प्रतिबिंब लेंस को हिलाया जाता है उधर ही प्रतिबिंब हटता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं इसके बाद से। यानी कह रहा है इसकी जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसकी? यानी कि जो लेंस होता है उत्तल लेंस उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दृष्टि से भी पूछ सकता है हमसे। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। ये तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के वीडियो हम यहीं पर संपन्न करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आपके लिए हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। बस